Hello everyone, my name is Shrishti Bhatnagar and I am back here with you all with our history chapter, the First War of Independence 1857। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में चारों जो कॉजेज़ थे वो कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सबको क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो आई एम अगेन सेइंग इट कि आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप उसको पूछ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग ने चारों कॉजेज़ कंप्लीट कर लिए। हम लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी जान लिया पिछले लेक्चर्स में। तो हम लोग का ये 5th लेक्चर है, राइट। तो हम लोग आज इसमें इसकी आगे जानेंगे कि वॉर तो हम लोग की चलिए फेलियर में रिजल्ट कर गई। हम लोग ने किस में डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारी वॉर जो है फेलियर में रिजल्ट करी, ठीक। हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, नेगेटिव मिला, हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिली, है ना। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो फेलियर में फिर रिजल्ट हुई उसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने ब्रिटेन की जो सरकार है उसने क्या निर्णय लिया, क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए, ठीक है। तो आज वही देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग गन वगैरह जो भी इमीडिएट कॉज में था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि माइंड में अच्छे से फीड हो जाए। हम अगेन सेइंग इट, रिवीजन ज़रूरी है, तो पहले रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट कॉज 1856 की बात है, यानी एक साल पहले की, 1857 के एक साल पहले की बात है, ठीक। अब एक साल पहले की बात है तो देखते हैं उसमें ऐसा क्या मेजर चेंज आया कि एक और हम लोग को कॉज मिल गया, ठीक। तो हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ राइफल हुई थी, है ना। एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था, किसको रिप्लेस करके, जो हम लोग पहले यूज़ करते थे इंडियंस, क्या यूज़ करते थे, ब्राउन बेस गन्स यूज़ करते थे, ठीक है। क्या यूज़ करते थे, ब्राउन बेस गन्स, और उसको रिप्लेस करके एनफील्ड गन्स आई, ठीक। अब एनफील्ड गन्स के लोडिंग का प्रोसेस क्या था, उसका लोडिंग का प्रोसेस क्या था कि कार्ट्रिज जो होता है, यानी दिस इज द कार्ट्रिज। अब ये क्या होता है, ये ग्रीस्ड पेपर से बना होता है, ठीक। अब ये रूमर्स फैलने लग गया कि ये जो ग्रीस्ड पेपर है ये किससे बना है, काऊ और पिग के फैट से, उनके मीट से बना है, ठीक है। उनके फैट से यानी स्किन वगैरह से ये बना है, ठीक। लोडिंग प्रोसेस क्या था, लोडिंग प्रोसेस क्या था, इमेजिन दिस इज गन, ये गन है, ठीक है। अब इस गन में आगे का जो टॉप पार्ट है वो हम लोग को निकालना है, उसमें हम लोग को फिल करनी है क्या, बारूद, ठीक है। इन इंग्लिश वी कॉल इट पाउडर और वट इट इज़। तो उसमें पाउडर हम लोग को डालना है, ठीक। तो अब इसको हम लोग को पाउडर डालने के लिए जो हम लोग पास कार्ट्रिज है उसमें पाउडर है, तो उसको खोलना पड़ेगा। उसको खोलने के लिए क्या करते थे, माउथ के पास लाते थे, उसको खींचते थे, उसको स्ट्रेच करते थे, ठीक। उसको पुल करते थे कि जिससे वो रिमूव हो जाए, उसके ऊपर का भी जो भी कैप वगैरह व्हाटएवर इट वाज, तो उसको खींचते थे, ठीक। पाउडर को फिल करते थे, फिल करने के बाद एक स्टिक से उसको अच्छे से पूरा अंदर तक फिल करते थे। उसके बाद उसको बंद करके वो शूटिंग के लिए रेडी होती थी, ठीक। डायग्राम में जैसे दिख ही रहा है हम लोग को, क्लियर है कि ये बैग से निकाल रहा है, अपने कार्ट्रिज निकाल रहा है, ठीक। उसके बाद उसको माउथ के पास ले गया, उसको खींचा, ठीक। माउथ के पास लेके जाने के बाद उसको खींचा। अब उसके बाद क्या किया, उसको फिल करने लग गया, उसको, ठीक। फिल किया, फिल करने के बाद उसको पूरा स्टिक से, ये देखिए इसमें स्टिक से उसने अच्छे से किया, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद वो उसने शूट कर दिया। तो दिस वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस था जो ट्रेंड लोगों को जल्दी जल्दी करना होता था, 1 2 एंड मतलब जो भी प्रोसेस हुआ करता था तो वैसे करना पड़ता था। ये था कार्ट्रिज और गन की बात। कार्ट्रिज किससे बना था, ये रूमर्स हुआ जो एक और कॉज दिया इंडियंस को, ठीक। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अब कार्ट्रिज के बारे में भी बताया था कि कार्ट्रिज एक लंबा सा था, उसमें पाउडर था, उसमें बुलेट थी और उसमें तो ग्रीस्ड पेपर वगैरह था, तो इससे बना था। तो दिस इज़ ऑल, यही सब था, दिस वाज ऑल। और काऊ जो है वो हिंदुओं के लिए एक तरीके से हम लोग पूजते हैं, हिंदू लोग ना, कि गौ पूजन और गौ रक्षण और वो सब भी जो है, तो हम लोग गौ को पूजते हैं, यानी काऊ को, गाय को हम लोग पूजते हैं हिंदुओं, ठीक है, हिंदूज। और इसके अलावा पिग, ठीक है। अब पिग का क्या होता है, उसको मुस्लिम जो होते हैं उनके धर्म में पिग को अनक्लीन माना जाता है, ठीक है। तो यही सब रीज़न से अब सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा था भाई इंडियंस के, तो रीज़न तो मिलेगा ही ना उन लोग को वॉर के लिए, तो ये भी एक था। अब फेलियर में रिजल्ट किया, उसके बाद फेलियर के रीजंस क्या थे, वो थे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स। देख ही चुके हैं हम लोग, तो हम डीप में नहीं जाना चाह रहे, आप लोग रीड कर लीजिएगा या तो एक बार पिछले लेक्चर्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद लैक ऑफ
एफिशिएंट लीडर्स, यानी जो लीडर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वो यानी कि इतने अच्छे नहीं थे का मतलब कि उनमें यूनिटी नहीं ठीक थी, है ना। अभी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ें, उनकी बुक भी है, काफ़ी लोगों ने प्रेज भी किया है उनको, काफ़ी पोएम्स वगैरह भी लिखी गई हैं उनके बारे में, आप डिटेल में पढ़ें। जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये बोला था मणिकर्णिका, अगर आपने देखी हो तो उसमें अपने ही बगावत करे, अपने ही कॉन्स्पिरेसी किए, तो यही सब रीजंस थे, यही सब वीकनेस थी जो ब्रिटिशर्स को मिल गई। ठीक, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स जो थे वो सुपीरियर थे, किस चीज़ में, रिसोर्सेज में और इन सब चीज़ों में काफ़ी सुपीरियर थे ब्रिटिश। ठीक है, अब वॉर लोकलाइज थी, यानी कुछ कुछ रीजंस में तो बिल्कुल भी किसी को फ़र्क ही नहीं था कि इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम मिलती है, नहीं मिलती है, जी रहे हैं तो जी रहे हैं। तो इस तरीके से था। तो पंजाब जो था रिमेंड एकदम क्वाइट, पंजाब में कोई भी अफेक्ट नहीं था इतना। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हो गए रिवीजन की बात, है ना। और अब जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि चलो इंडियंस जो थे वॉर तो हार गए, ठीक है, इंडियंस वॉर हार गए। ठीक, अब वॉर हारने के बाद उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो किस चीज़ में रिजल्ट किया, ब्रिटिश ने क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए, उसको देखते हैं। Although this war did not resulted in Indian independence, अब ये जो वॉर है ये भले ही इंडिपेंडेंस की तरफ हम लोग को नहीं लेके गई, ठीक, आज़ादी की तरफ नहीं लेके गई, लेकिन एटलीस्ट किसी के मन में ये भावना तो आई कि हम लोग को ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए, है ना। अब अगर किसी के मन में आती ही नहीं तो हम लोग आज आज़ाद नहीं होते, हम लोग के ऊपर आज भी ब्रिटिशर्स का ही रूल होता। ठीक, तो हम लोग को उनको थैंक्स करना चाहिए, एक्चुअली हम लोग को उनके थैंकफुल होना चाहिए कि कम से कम उन्होंने एक मेजर स्टेप्स लिया हम लोग को आज़ाद करवाने के लिए, हमारे इंडिया को पूरे आज़ाद करवाने के लिए ब्रिटिशर्स के रूल से। ठीक है, तो एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड चार्जेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, अब कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया। ठीक, एंड ऑफ कंपनीज रूल, कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल धीरे से ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के साथ साथ काफ़ी सारे नए नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, काफ़ी सारे लॉज इंट्रोड्यूस है, काफ़ी सारे अभी हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वो है क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। द ब्रिटिश रियलाइज्ड इट वाज अनवाइज टू लीव द गवर्नमेंट ऑफ सच अ वास्ट कंट्री। अब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हो जाएगा कि अगर हम लोग इस इतनी बड़ी इतनी वास्ट कंट्री जिसमें इतने सारी चीज़ें हैं, मतलब इंडिया काफ़ी हम लोग की अच्छी है, एक तरीके से काफ़ी बड़ी है, वास्ट कंट्री है, दूसरी चीज़ रिसोर्सेज। हाँ, तो ये सब चीज़ों को जिससे वो अट्रैक्टेड थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने सोचा कि अब इसको ऐसे ही छोड़ देना बहुत गलत होगा, अनवाइस होगा। ठीक, इन हैंड्स ऑफ अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी, अब उनको ये लगा कोई प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के हाथ में इंडियंस को सौंप देना, जो कंपनी इंडियन लैंड को यानी इतनी वास्ट कंट्री को सौंप देना वो गलत होएगा। ठीक, अकॉर्डिंगली द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड ऑन 22 अगस्त 1858। ठीक, ये तो रीड करके ही समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। और अकॉर्डिंगली, अब उसी के मुताबिक द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, अब अच्छी गवर्नमेंट के लिए एक एक्ट पास हुआ। ठीक, अब एक्ट कब पास हुआ, वो हुआ था 2 अगस्त 1858, यानी एक साल बाद 1857 के, और डेट 2 अगस्त। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ क्या है कि दी फर्स्ट एक्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दी एक्ट ऑफ 1858, जो 1858 का ये एक्ट था, ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन। अब ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपके आंसर्स में आ सकता है, आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, आपको आपके आंसर्स में लिखना इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको आपको रिमेंबर करना, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो द एक्ट ऑफ 1858, अब ये जो 1858 का एक्ट था कि जो गवर्नमेंट है, ठीक, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो किसी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के हाथ सौंप देना गलत होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी, अब जो कंपनी है, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे हट गया, ये जो रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी उससे हट गया, ठीक, टू दी क्राउन। अब व्हाट इज मेंट बाय क्राउन हेयर, क्राउन का मतलब क्या है इधर, जो ब्रिटेन में सरकार थी, हाँ, जो ब्रिटेन में सरकार थी। अब सरकार किसकी थी, क्वीन विक्टोरिया की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है, कंपनी से रूल हट के अब किधर जाएगा, क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया वॉज नाउ टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि अब इंडिया को कैसे रूल किया जाएगा, किसके थ्रू रूल किया जाएगा, किसके नाम से रूल किया जाएगा, वो क्या था, जो क्वीन विक्टोरिया था उनके थ्रू अब उनको रूल किया गया, यानी इंडियंस को और इंडिया को रूल किया जाएगा, ठीक। अब उनके मुताबिक ही सब कुछ होगा, ठीक है। सेकेंड, कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज अबॉलिश। अब कंपनी के जो जितने भी रूल थे, जितने भी चीज़ें थी, वो सब अबॉलिश कर दी गई, ठीक। उसके बाद ऑल पावर्स वर ट्रांसफर टू द कैबिनेट मिनिस्टर। अब जितने भी पावर्स थी वो किधर ट्रांसफ़र कर दी गई, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर ट्रांसफ़र कर दी गई, ठीक है, नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो भी किसके थ्रू इलेक्टेड थे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्टेड थे, ठीक। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको क्या कहा गया, उनको कैसे, उनका नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया उनका द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उनका नाम क्या था, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किस तरीके से जो रूल था वो शिफ्ट हुआ, है ना, किस तरीके से जितना भी रूल था वो शिफ्ट हुआ, कंपनी से हट गया सब कुछ, जितने भी उसके रूल बनाए गए थे, जो भी था वो हट गया। अब वो आया किधर, क्राउन पे, यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके अंडर अब सारा रूल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है देखते हैं, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू बी असिस्टेड बाय द इंडियन काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स। अब इसमें ब्रिटेन का भी हाथ था, ठीक, कि कौन इलेक्ट करेगा, लेकिन ये जो मेन था, ठीक, ब्रिटेन तो पीछे पीछे सब कर ही रहा है, यानी कि ब्रिटेन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, कॉमन सी चीज़ है ये, तो हम लोग को सबको पता है कि जो रूल किया था वो ब्रिटेन ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, ठीक, उनका भी हाथ है ही है। लेकिन अब ये जो काउंसिल जो हम लोग ने पढ़ा, जो जो मिनिस्टर था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको हम लोग मिनिस्टर ही बोले थे अभी, तो वो कौन इलेक्ट करेगा, किसके थ्रू इलेक्ट होगा, वो एक काउंसिल बनाई गई, मतलब एक टीम बनाया गया जिसमें 15 मेंबर्स थे, कितने थे, 15, यानी 15 मेंबर्स थे जिसमें काउंसिल में, ठीक है, उनके थ्रू उसको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। हिज सैलरी एंड अलाउंसेस वर टू बी पेड आउट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब फोर्थ, ये तो थर्ड हो गया, अब फोर्थ में आते हैं, क्या है, अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विसेज वर टू बी मेड बाय ओपन कॉम्पिटिशन अंडर रूल्स मेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, यानी कि जो सिविल सर्विसेज थे, जो सिविल अपॉइंटमेंट और सिविल सर्विस, यानी अब हर एक पोस्ट के नीचे भी कहीं ना कहीं पोस्ट होती हैं, तो उनकी भी जो अपॉइंटमेंट थी उनके लिए ओपन कंपटीशन हुआ गया, एक कंपटीशन किया गया एक तरीके से उनको इलेक्ट करने के लिए, उनको पोजीशन देने के लिए, किसके, कौन किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ही किया काउंसिल के अंदर, ठीक। अब जैसे कि ये देख सकते हैं हम लोग, ये जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, ठीक है, क्या है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लोगो है, जो लोगो उस टाइम पे चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। उसके बाद है लास्टली, हम लोगों ने 4 चीज़ें जान ली, अब लास्टली क्या चीज़ है, दी गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल थे उनको एक और साथ ही साथ एक और टाइटल दिया गया, ठीक, द गवर्नर जनरल रिसीव द एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसरी, ठीक, वाइसरी का उनको एक टाइटल दिया गया, ठीक, किसको, गवर्नर जनरल को, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं, रिमेन्ड द गवर्नर जनरल
फॉर द प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश रूल। अब जो गवर्नर जनरल था वो किसके अंडर था? ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है। ही केम टू बी नोन एज अ वाइसरी, जो अभी देखा उसको एक और टाइटल दे गया, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया। अब जो जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया थे वो क्या थे? वो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया में, यानी कि एक तरीके से वो अपना सरकार को स्टैब्लिश कर रहे थे इंडिया के अंदर, ठीक। और किसके थ्रू? कौन कौन से थे? जैसे वाइसरी का टाइटल दिया गया किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक। उसके अलावा उन्होंने क्या किया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जारी करा। तो ऐसी कई कई चीज़ें थी जो वॉर के बाद हुई, 1858 में हुई, ठीक है। उसके बाद क्वींस proclamation incorporating these changes was made public at Allahabad on 1st November 1858। अब उसी के साथ साथ क्वीन ने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, ठीक। एक उन्होंने ऐसे कह सकते हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, एक उनकी तरफ से एक क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस आया इंडियंस के पास, ठीक। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी आर टॉकिंग कि उनकी तरफ से एक प्रॉमिस आया कि वो क्या क्या करेंगी, क्या क्या नहीं करेंगी, ठीक। अभी हम लोग उसको भी आगे देखेंगे। तो उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिक कब किया गया? उसको पब्लिक किया गया 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को 1858 में। और कहाँ? इलाहाबाद में उसको पब्लिक किया गया, ठीक है। फिर से रीड करें, आइए एक बार देखते हैं। क्वींस प्रोक्लेमेशन, जो क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन थी, इनकॉर्पोरेटिंग दीज चेंजेस। अब ये जो चेंजेस आ रहे थे धीरे धीरे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो रूल गया था उसके थ्रू जो चेंजेस आए, जैसे गवर्नर जनरल थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश, तो ये सारे जितने भी चेंजेस थे वो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन को सपोर्ट, क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन उसको सपोर्ट कर रहा था, उन चेंजेस को, ठीक है। और उसको पब्लिक कब किया गया था? सबके सामने कब लाया गया था? इलाहाबाद में लाया गया था। कब? 1 नवंबर को 1858 में, ठीक है, बाय लॉर्ड कैनिन। अब किसने लाया था ये सामने? लॉर्ड कैनिन ने लाया था, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा ही था ना, लॉर्ड कैनिन और एक दो लॉर्ड्स के नाम पढ़े थे, तो इसमें कौन लाया था सामने? ये लॉर्ड कैनिन लाया था, ठीक। लॉर्ड डेलहौजी और ये सब हम लोग ने पढ़ा था ना, तो वही, तो लॉर्ड कैनिन ने सामने लाया, ठीक, एज द फर्स्ट वाइसरी एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड कैनिन क्या बन गए? इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना तक क्लियर है? अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यू आर फ्री, ओके। तो यहाँ तक तो बात होगी कि कैसे, किस तरीके से जो रूल था वो कंपनी से हट के कहाँ गया, अब पूरा क्राउन पे चला गया, यानी क्वीन विक्टोरिया के अंडर चला गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, ये तो पहली चीज़ हो गई। फिर पॉलिसी टूवर्ड्स द इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ। अब क्वीन विक्टोरिया ने और जितने भी प्रोक्लेमेशन थी और जितनी भी चीज़ें जो जो चेंजेस थे, उसके बाद क्या हुआ कि जो चेंजेस थे वो कब किस में आया? जो इंडिया के प्रिंस थे उसके और इंडिया के जो चीफ थे उन सब में आने लगा चेंजेस, ठीक है। तो रीड कर लीजिए एक बार आप लोग, सिंपल सी चीज़ है। फिर हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट्स जो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में था, और उनका एक जो वर्ड्स हम लोग सिंपल वर्ड्स में पढ़ेंगे। वैसे तो उस समय जो डॉक्यूमेंट्स के वर्ड्स होते हैं वो अलग ही होते हैं, मतलब उस समय नहीं, मतलब हर डॉक्यूमेंट्स के वर्ड अलग ही होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर लिखा क्या है, हम लोग को समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड इन हर प्रोक्लेमेशन। अब उनके प्रोक्लेमेशन में क्या था? अब प्रोक्लेमेशन की डेट आपको याद रखना ज़रूरी है, वॉर की डेट आपको याद रखना ज़रूरी है। भले ही किसी चीज़ की डेट इस चैप्टर में याद होना हो, इन दोनों डेट को ज़रूर बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। एक ये दोनों डेट हैं, ठीक है, और कौन कौन से कॉजेज़ हैं, ये चारों चीज़ें आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 कॉज हैं, ठीक, उसके अलावा डेट्स हैं और 2-3 नाम जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स इंडिया के, वो याद रखने ज़रूरी हैं, और लॉर्ड्स वगैरह जितने भी थे वो सब याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो डेट क्या है? 1858 है, ठीक।
डिक्लेयर्ड इन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 दैट, अब उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट एनेक्स द इंडियन स्टेट। अब उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस के किसी भी स्टेट्स को पूरी तरीके से कब्जा नहीं करेगी, एनेक्स नहीं करेगी, ठीक है, एनेक्सेशन हट गई थी, ठीक, पहली चीज़। काफ़ी कुछ अच्छे चेंजेस भी आए थे ब्रिटिश जब, यानी कि काफ़ी अच्छे चेंजेस आए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर जब उसमें चला गया था, क्राउन में चला गया था रूल, तब काफ़ी अच्छे चेंजेस आए थे। लेकिन तब भी अब हमारी कंट्री में भाई कोई रूल कर रहा है तो पसंद नहीं आया हम लोग को, किसी को भी नहीं आएगा कि अगर हम उसकी कंट्री में जाकर अपने रूल्स वहाँ पे लगाने लग गए, भले ही चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ठीक, सबको अपने तरीके से जीने के राइट होता है, सब अपनी तरीके से जीते हैं। तो इसी तरीके से इंडियंस को भी चाहे ये चीज़ अच्छी थी चाहे ये चीज़ बुरी थी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया, अपने प्रोक्लेमेशन में ये लिखवाया कि जो भी स्टेट्स हैं इंडिया की, कोई भी ब्रिटिश कोई भी लीडर, कोई भी लॉर्ड उनको एनेक्स नहीं करेगा, ठीक, उन स्टेट्स को एनेक्स नहीं करेगा। उसके बाद ऑल ट्रीटीज़, जितने भी ट्रीटीज़ थी, ट्रीटीज़ यानी क्या होता है, जो आपस में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एक ट्रीटी होती है उसके थ्रू कॉन्टैक्ट वी कैन से, ठीक, इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से कॉन्टैक्ट। तो जितनी भी ट्रीटीज़ थी दैट द प्रिंस हैड कॉन्क्यूलेटेड विद द कंपनी वुड ऑनर्ड, यानी कि जितनी भी ट्रीटीज़ थी, जितनी भी ब्रिटिश ने उस समय की ट्रीटीज़ जो जारी की थी, उनको रिस्पेक्ट, उनको हटा दिया गया, ठीक है। अब जैसे कि कुछ रूल लगाए गए थे हम लोग उस टाइम पे कि जो अडॉप्टेड सन होंगे एंड व्हाटएवर इट वाज, हम लोगों ने पढ़ा था, रिवाइज कर लीजिएगा आप, जब लेक्चर आपको याद होगा तो आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था ये चीज़, है ना, कि जो भी अडॉप्टेड सन होगा उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है सिर्फ वही इनहेरिट करने मिलेगी, उसके अलावा जो राज्य है वो इनहेरिट करने नहीं मिलेगा, जिसे हम लोगों ने देखा था। तो वही चीज़ थी कि अब ये चीज़ इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि देयर राइट्स ऑफ अडॉप्शन एंड सक्सेसर वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड। अब उनके जो राइट्स थे, जो अडॉप्शन के जो राइट्स थे और सक्सेशन वगैरह के जो राइट्स थे, उनको वापस से लाया गया कि अगर आपका सक्सेशन आपके ब्लड का नहीं है, यानी अडॉप्टेड सन है, तब भी उसको वो मिलेगा राज्य, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्वीन विक्टोरिया ने लाई थी, चेंजेस किए थे एट द सेम टाइम, और उसी के साथ साथ दे कुड हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रूप्स। अब देखो, इन्होंने जो ब्रिटेन सरकार थी उस टाइम पे, और क्वीन विक्टोरिया ने अपना ब्रेन किस तरीके से यूज़ किया, सारा हक दे दिया उनको, ठीक है, सब कुछ कर दिया। लेकिन सब जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक एक क्या बनाया, गवर्नर जनरल, और वी कैन ऑल्सो से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नर जनरल इज अनदर थिंग, सॉरी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको एक एक दिया गया, वो भी किसके थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू, ठीक। और उसमें मेंबर्स कितने थे इंडियंस के, बस 15 मेंबर्स थे, ठीक। एक पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, उनको सारे हक दे दिए गए कि अब आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, आपको राज्य मिल सकता है, एवरीथिंग, ठीक। लेकिन अब उनको रोका कैसे गया, अब अपना ब्रेन कैसे यूज़ किया कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन हमारी ट्रूप्स होंगी, या जो आपके ट्रूप्स होंगे बहुत लिमिटेड होंगी, ठीक। आपके जो नंबर्स ऑफ ट्रूप्स होंगे वो एक लिमिटेड नंबर्स होंगे, और वो कौन डिसाइड करेगा, आप क्वीन डिसाइड करेंगी, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से फ्रीडम तो दी जा रही है, लेकिन पीछे से बांधा भी जा रहा है कि इतने तक ही जाओ आगे बस, और पीछे वापस आ जाओ। तो इस तरीके की फ्रीडम दी जा रही थी, किसके थ्रू, क्वीन विक्टोरिया के थ्रू। लेकिन अब इसी की बात करें हम लोग, अगर ईस्ट इंडिया जब थी तब क्या हो रहा था, जब ईस्ट इंडिया के अंडर था सब, उसमें ना तो फ्रीडम थी, ना तो आगे जाने दे रहे थे वो लोग, और ना पीछे आने दे रहे थे, सब कुछ उनके मुताबिक होने को वो लोग ऑर्डर दे रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं क्वीन विक्टोरिया के रूल में, जब क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया हमारे इंडिया पे, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, यानी और आर्मी जो है वो रीऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। तो द पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर चेक was adopted. The policy of balance and counter check, what does this mean? This means के पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था faulty distribution of troops. If you all remember, अगर नहीं याद है, I am again repeating it, go back to that lecture and then come here, okay? तो
तो जो बैलेंस एंड चेक वाला जो सिस्टम हो उसमें शुरू किया, पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर चेक। इसमें क्या किया गया कि जो फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन था उसको बैलेंस किया गया, उसको चेक किया गया, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद द प्रपोर्शन ऑफ द ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। अब जो ब्रिटिश और इंडियंस के जो प्रपोर्शन थी वो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम थी, राइट, हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब उसको क्या किया, द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश टू इंडियंस, अब ब्रिटिश भी ज़्यादा कर दिए गए, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको भी ज़्यादा कर दी गई। फिर वही बात आती है कि फ्रीडम तो दे रही हैं वो, क्वीन विक्टोरिया फ्रीडम तो दे रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ क्या बोल रही है कि यहाँ तक जाओ उसके वापस आ जाओ, ऐसी फ्रीडम दे रही थी वो, ठीक है। तो अब ब्रिटिश की आर्मी भी उन्होंने ढेर सारी उसमें डाल दी, इंडियन के साथ उसको इक्वेबल कर दिया, ठीक। उसके बाद आर्टिलरी एंड अदर इफेक्टिव वेपन्स। आर्टिलरी क्या होता है, इन हिंदी वी कॉल इट तोप, है ना। तो ये देखो दिख रहा है ये, तो ये तोप है, और वी कैन ऑल्सो से कैनन्स, है ना, पढ़े ही होंगे आप लोग ने कैनन्स, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। तो आर्टिलरी एंड अदर इफेक्टिव वेपन्स, अदर इफेक्टिव वेपन से क्या मतलब है कि ब्रिटेन जो थे काफ़ी एडवांस थे, ठीक, तब वो लोग और भी ज़्यादा अच्छे वेपन्स यूज़ करने लग गए। ऑफ वॉरफेयर वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। अब जो ये सब आर्टिलरी थी, कैनन्स थी और इफेक्टिव वेपन्स थी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व कर दी गई थी, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट क्रीड were mixed up in a manner that no sentiments of unity and nationalism would arise among them। अब एक और चीज़ उन्होंने अपना ब्रेन यूज़ किया, क्या किया उन्होंने, सबसे पहले तो क्या किया था कि इंडियंस की कमज़ोरियों को ढूंढा था, पकड़ा था उनको, ठीक। तो पहला क्या था कि वो लोग एक दूसरे के सगे ही नहीं हैं, यानी कि वो लोग दगाबाजी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी रचते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक, जिसका यूज़ करके उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पर अटैक किया था, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि इंडियंस जो है अपने रिलीजन को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी अपने रिलीजन को लेके कुछ ना वो सुन सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने इसी को एक वीक पॉइंट बना लिया इंडियंस को लेके, और अगर देखा जाए तो आज के टाइम में भी उसको यूज़ किया जाता है रिलीजन को लेके दंगे करने में और इधर उधर लड़ाइयाँ लगवाने में, है ना, देखे ही होंगे आप लोग ने कहीं। तो रिलीजन को एक बहुत उन्होंने वीक समझ पकड़ लिया पॉइंट एक। उन्होंने क्या किया फिर, जो दूसरे रिलीजन के लोग थे, दूसरे क्रीड कास्ट के लोग थे, उनको एक जगह ही रखा, एक ही टीम में रख दिया, जिसकी वजह से वो लोग अब उनके मन में क्या आया, ब्रिटेन के मन में ये करके क्या आया कि अगर हम लोग ये करेंगे तो उनके मन में नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी, वो लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें और भी करी थी इंडियंस में, इंडियंस पे अफेयर किया था रूल्स वगैरह में। तो हम लोग उसको अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। द टाइम इज़ अप नाउ, अनदर क्लास इज़ अबाउट टू कम, आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। तो हम लोग अभी इसको ख़त्म करते हैं, तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या था, और प्रोक्लेमेशन जो था क्वीन विक्टोरिया का उसमें क्या था, और उसके अलावा उसके बाद क्या हुआ, कहाँ पे कैसे इवेंट्स हुए, किस तरीके से हुए, और कौन कौन से मेन लीडर्स का नाम सामने आता है, वो सब हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।